देखो अब हम यूज कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। तो यहाँ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है एक्चुअल में सभी फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ कितने फोर्स हैं? 3 फोर्स हैं, T1 T2 और W। तो T1 लिखा, T2 लिखा, W लिखा। इसके कौन से कंपोनेंट? X कंपोनेंट, तो X लिख दिया, है ना। उनका सम होना है। और X कंपोनेंट एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा? 0। तो जब एक्सप्रेशन है ही नहीं तो कंपोनेंट कहां से होगा उसका? इस बात में कोई दिक्कत? तो बस पहले तो डायरेक्शन असाइन करेंगे। तो देखो T1x किधर है? राइट साइड, इस डायरेक्शन में है T1x, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव है। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए प्लस इंडिकेट कर देंगे। T2x देखो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ माइनस इंडिकेट कर देंगे। और चूंकि W तो 0 है इसलिए यहाँ कोई डायरेक्शन असाइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ क्या बचता है? सिर्फ T1x बचेगा और ये प्लस इस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो T2x बचेगा और इक्वल टू 0 बचेगा। तो अब कुछ नहीं करना, T1 x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? T1 cos अल्फा माइनस T2 cos बीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गई इस तरह से। इसमें कोई दिक्कत? चलो अब इसमें आते हैं। तो यहां भी पहले तो क्या करना है? सभी फोर्सेस लिख लेने हैं। तो कौन कौन से लग रहे हैं? T1 T2 W इक्वल टू M ए वाई तो 0 है, तो चूंकि y डायरेक्शन में है तो y चिपका दिया। उसके बाद क्या करना है? इनको जोड़ देना है ना। यही करना है। अब क्या करेंगे? डायरेक्शन असाइन करना है। तो देखो T1y क्या होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव बताओ तो। तो देखो सिचुएशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उस पे नंबर ऑफ फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके कारण इस ऑब्जेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए न्यूटन्स लॉ से, फर्स्ट से भी और सेकंड के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू मिल जाएगी हमको, है ना। तो इक्वेशन जो है सेकंड लॉ से क्या होता है? F इज इक्वल टू M इंटू ए होता है ना। तो यहाँ पे जो F होता है उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। क्या कहते हैं? नेट फोर्स, या हम इसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। या यही चीज एक्चुअल में होती है वेक्टर सम। कैसा सम? वेक्टर सम। वेक्टर सम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करते हैं, ठीक है। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक, जिसके कारण के ऑब्जेक्ट में
नेट एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत? तो जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो जब किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस निकले तो हम क्या करेंगे, पहले उनका वेक्टर सम निकालेंगे। वो जो वेक्टर सम होगा वो हम लेंगे एज अ नेट फोर्स, और वही इक्वल टू होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन जो है किसके कारण प्रोड्यूस होगा, इन सभी फोर्सेस का मिला जुला इफेक्ट होगा। ठीक, तो इस वेक्टर सम को जो है हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर एंड सो ऑन, जितने भी फोर्सेस होंगे सबको जोड़ देंगे, इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। इसमें कोई समस्या? अब है कि मोशन टू डायमेंशनल भी हो सकता है, मतलब फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है कुछ और वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। मींस देयर मे बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, है ना। तो उसके कारण हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में भी कुछ प्रोड्यूस हो और कुछ वाई में भी प्रोड्यूस हो, क्योंकि एक्सेलरेशन खुद वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स के कारण जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन होगा, और फोर्सेस के वाई कंपोनेंट के कारण जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वाई कंपोनेंट। इस बात में कोई दिक्कत? तो देखो, उसी के बेसिस पे हम कुछ इस तरह से इनको लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए की जगह हम एफ एक्स कर दें इक्वल टू एम ए एक्स कर दें, मतलब सभी फोर्सेस के सभी एक्स कंपोनेंट्स का सम इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एक्स डायरेक्शन। ये लिख सकते हैं इस तरह। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए या वाई कंपोनेंट्स के लिए वेक्टर सम ऑफ y components of all forces equal to mass into acceleration produced in y direction लिख सकते हैं। तो देखो कितने फोर्सेस थे, ये सब थे, तो F1x लिख सकते हैं, F2x लिख सकते हैं, F3x लिख सकते हैं एंड सो ऑन इक्वल्स टू m इंटू ए एक्स। ये ऐसा लिख सकते हैं x तोड़ के। सिमिलरली यहां पे भी F1y प्लस F2y प्लस F3y एंड सो ऑन इक्वल्स टू m ए वाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो क्योंकि ये तो वेक्टर की बात हो रही है ना, तो भले ही कंपोनेंट्स हैं बट कंपोनेंट्स भी तो वेक्टर ही होते हैं, उनका भी तो कुछ डायरेक्शन होता है, इसीलिए सब पे हम क्या करेंगे, एरो साइन लगा देंगे वेक्टर का। क्लियर है? अब न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो न्यूमेरिकल में हम डायरेक्शन बताएंगे प्लस और माइनस साइन के साथ। ठीक, तो देखो ये मेरी गर्दन हो गई, है ना, तो बॉडी का एक पार्ट मेरा गर्दन के नीचे, एक पार्ट गर्दन के ऊपर, ये एक हाथ हो गया मेरा,
ये दूसरा हाथ हो गया, है ना। तो कॉग्निटिव के लिए अगर देखो तुम्हारी तरफ से अगर हम बात करें तो ऐसे अगर करते हैं तो क्या होता है, ये राइट साइड तुम्हारे लिए भी है, ये तुम्हारा भी लेफ्ट साइड है, ये तुम्हारे लिए ऊपर का डायरेक्शन है, ये नीचे का डायरेक्शन है। वो गर्दन को मान लो ओरिजिन, तो ऊपर हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे हो गई नेगेटिव वाई एक्सिस। दाहिने हाथ की तरफ हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बाएं हाथ की तरफ हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। क्लियर है ये बात। तो दाएं हाथ की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जिस फोर्स का जो भी कंपोनेंट होगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा बाएं हाथ की तरफ उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, जो ऊपर होगा कंपोनेंट वो पॉजिटिव और जो नीचे होगा कंपोनेंट वो निगेटिव, क्योंकि वो निगेटिव वाई डायरेक्शन होगा। ठीक, ये है ये। अब देखते हैं कि जो ये सारा हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको आखिरकार इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उसको समझने के लिए बेहतर है कि हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लें। तो जो सुबह एग्जांपल लिया है वही फिर से दे रहा हूं। ये एक सीलिंग मतलब छत मान लिया हमने। ठीक, ये दो धागे हो गए, धागे से एक बॉक्स जुटा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है, तो इसके वेट के कारण धागे में भी स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स या सिंपली टेंशन। उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा धागा जहां से बंधा होगा उससे उल्टा होगी। तो यहाँ पे धागा यहाँ बंधा है, तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। तो इसको मान लिया T1। इस धागे में टेंशन फोर्स किधर होगी, तो यहां से इधर की तरफ, है ना, जहां से बंधा है उसका उल्टा। ये हो गया T2, मान लेते हैं इसको। ठीक, इस बार इसमें कोई दिक्कत किसी को। इस एक इस पे भी फोर्स, इसका अपना वेट होगा mg के बराबर होगा। अब एक चीज और मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है। ठीक, और ले रहा, तो क्वेश्चन हो सकता है कि T1 पूछ ले, T2 पूछ ले, M पूछ ले, अल्फा पूछ ले, बीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो जो पूछेगा उसके अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज दी हुई होंगी। ठीक है, तो इन्हीं सभी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम एक तरीका अपनाते हैं जिसको कहते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस को डायग्राम की मदद से एक्सप्रेस करने में, फिर उसको एनालिसिस करके कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक, तो बात सवाल है कि यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। तो इस टॉपिक में हमको एक सिस्टम मानना होगा। जैसे यहाँ पे हम बॉक्स को सिस्टम मान लेते हैं। ठीक, तो बॉक्स हो गया सिस्टम, तो सिस्टम को हम यहाँ पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब इस पॉइंट पे पहले डायरेक्शंस मेंशन कर लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। इधर कौन सा पॉजिटिव एक्स, इधर कौन सा नेगेटिव एक्स, इधर कौन सा पॉजिटिव वाई, इधर कौन सा नेगेटिव वाई डायरेक्शन, है ना, दिख रहा है। अब क्या करते हैं, फोर्सेस जिस भी डायरेक्शंस में लग रही हैं उनको हम मेंशन कर लेते हैं। तो वेट तो नीचे लग रहा है ना। T1 टेंशन
इधर है कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। T2 इधर है कितने एंगल पे, बीटा एंगल पे। ठीक, तो ये जो डायग्राम बना, दिस इज नोन एज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, हैं कि चूंकि हम वेक्टर्स का कंपोनेंट निकालना जानते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो देखो, एंगल के सामने वाला साइन होता है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, T1 साइन अल्फा हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, T1 कॉस अल्फा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो, T2 का ये एंगल है, तो यही यहीं पे ड्रॉ होगा उसका बी कंपोनेंट। तो इधर कौन सा हो गया, T2 साइन बीटा वाला कंपोनेंट हो गया, है ना। इसमें कोई दिक्कत, सौम्या, कोई दिक्कत इसमें? और इसका कॉस वाला कंपोनेंट इधर होगा, इस तरफ होगा, होगा। अब देखो, वेट का कंपोनेंट, तो वेट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल और वेट, इसमें कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। तो जो कॉस कंपोनेंट होगा वो तो कॉस 90 होने के कारण जीरो हो जाएगा, काम खत्म। तो वेट का कोई कॉस वाला कंपोनेंट होगा नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल होगा नहीं। बच गया वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, साइन वाला, तो साइन 90 कितना होगा, 1। तो साइन 90 1 होकर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वेट का वर्टिकल कंपोनेंट खुद ही के बराबर मिलेगा, है ना। डब्ल्यू साइन थीटा में साइन 90 होके गायब हो जाएगा 1 होके, तो सिर्फ डब्ल्यू बचा रहेगा, है ना। इस बात में कोई दिक्कत? फोर्स के कंपोनेंट्स में कोई दिक्कत? चलो, तो ये था T1 का y कंपोनेंट, ये है T2 का y कंपोनेंट, है ना। ये है T2 का x कंपोनेंट, ये है T1 का x कंपोनेंट, और ये है वेट का y कंपोनेंट, और वेट का x कंपोनेंट कितना है, 0 है ना। क्लियर है सौम्या? सौम्या क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी सौम्या। आवाज, सौम्या, हाँ, अब आया। कंपोनेंट्स में कोई दिक्कत? सभी एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो मैंने मेंशन किए अभी, ठीक है।
तो अभी जो मैंने कंपोनेंट्स की सॉरी डायरेक्शन की बात की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, तो हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो अब यहाँ नहीं डालते हैं, ऐसे ही बहुत डिस्कस हो गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, मींस एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन में इनिशियली दिया हुआ है कि ये ब्लॉक जो है कहीं मूव नहीं करता, तो चूंकि ये मूव नहीं करता इसलिए इसका नेट एक्सप्रेशन कितना होगा, 0। तो ना ये एक्स डायरेक्शन किसका कंपोनेंट होगा, ना वाई डायरेक्शन वाला कोई कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, है ना। तो देखो, अब हम यूज कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। तो यहाँ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्चुअल में सभी फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स हैं, T1 T2 और W। तो T1 लिखा, T2 लिखा, W लिखा, इसके कौन से कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स लिख दिया, है ना, उनका सम होना है। और एक्स कंपोनेंट एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, 0। तो जब एक्सप्रेशन है ही नहीं तो कंपोनेंट कहां से होगा उसका, इस बात में कोई दिक्कत। तो बस पहले तो डायरेक्शन असाइन करेंगे। तो देखो T1x किधर है, राइट साइड इस डायरेक्शन में है T1x, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव है। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए प्लस इंडिकेट कर देंगे। T2x देखो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ माइनस इंडिकेट कर देंगे। और जब चूंकि डब्ल्यू एक्स तो 0 है इसलिए यहाँ कोई डायरेक्शन असाइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ क्या बचता है, सिर्फ T1x बचेगा, और ये प्लस इस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो T2x बचेगा और इक्वल टू 0 बचेगा। तो अब कुछ नहीं करना, T1x की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, T1 cos अल्फा माइनस T2 cos बीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गई इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब इसमें आते हैं। तो यहां भी पहले तो क्या करना है, सभी फोर्सेस लिख लेने हैं। तो कौन कौन से लग रहे हैं, T1 T2 W इक्वल टू एम ए वाई, तो 0 है, तो चूंकि वाई डायरेक्शन में है तो वाई चिपका दिया। उसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ देना है ना, यही करना है। अब क्या करेंगे, डायरेक्शन असाइन करना है। तो देखो T1y क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, बताओ तो सौम्या। T1y पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, देखो क्यों, हाँ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है इसीलिए। T2y की क्या लेंगे, चाहे वो भी तो अपवर्ड ही है ना, क्या लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, T2y। T2y भी तो upward ही था ना, T2 साइन बीटा, तो ऊपर पॉजिटिव लेंगे ना।
T1 और T2 दोनों के y कंपोनेंट किधर है? ऊपर है, तो दोनों पॉजिटिव लेंगे ना। और गेट का जो y कंपोनेंट है वो किधर है? नीचे की तरफ है, मतलब माइनस y डायरेक्शन में लेंगे, माइनस में ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत? यही प्लस माइनस का हमको ध्यान रखना है, बाकी तो सब इजी होता है। तो प्लस माइनस हाथ बैठ गया, काम खत्म टॉपिक का। तो ये तो हो गया T1y प्लस में, T2y प्लस में, लेकिन ये माइनस में, और ये ओवरऑल जीरो। तो T1y क्या लिख सकते हैं? T1 साइन अल्फा, T2 साइन अल्फा माइनस mg इक्वल टू जीरो। तो यहां से T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल्स टू mg भी लिख सकते हैं ना, माइनस साइन के साथ इधर भेज दे तो लिख सकते हैं ऐसा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो हमारा फिजिक्स का काम खत्म हुआ। अब हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, इन्हीं को हम चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक।